बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में 3 बहनें प्रीति, कृति और श्रुति अपनी दादी के साथ रहा करती थी। दादी प्रीति और कृति से तो बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन वह श्रुति की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। श्रुति अपनी दादी की प्यार की एक झलक पाने के लिए घर का सारा काम करती थी, उनकी हर बात मानती थी, उन्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी। लेकिन वह इस सब के बावजूद भी दादी सिर्फ और सिर्फ प्रीति और कृति से ही प्यार किया करती थी। एक दिन वह बहुत सारी शॉपिंग करके लेकर आती हैं और प्रीति और कृति को आवाज लगाती हैं, कृति और प्रीति, मेरी दोनों शहजादी पोतियों, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। देखो आज तुम्हारी दादी तुम दोनों के लिए कितना सब कुछ लेकर आई है। सुंदर सुंदर ड्रेस, सुंदर सुंदर कलर की नील पॉलिश, सुंदर सुंदर कलर की लिपस्टिक। आओ आओ, जल्दी आओ, जरा अपना सामान तो देखो। अरे वाह दादी जी, यह कितनी सुंदर सुंदर नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, ड्रेस है। कृति, अभी 2 दिन पहले ही तो हमने 50,000 रुपए की शॉपिंग की थी। दादी हमसे कितना ज्यादा प्यार करती है, और देखो आज ये बाहर अपने लिए शॉपिंग करने गई और फिर हम दोनों के लिए कितना सब कुछ लेकर आ गई। दादी आप बहुत अच्छी है। तुम दोनों मेरी आंखों का तारा हो, तुम्हें नहीं देखती तो मुझे सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं आता। तुम दोनों के लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? उस मनहूस श्रुति के लिए जिसने मेरे बेटे को मार दिया, बहू को मार दिया अपनी मनहूसियत से। खैर, मैंने भी किस मनहूस का नाम ले लिया। चलो तुम दोनों को सब कुछ अच्छा लगा ना? बस मैं खुश हूँ। इस तरह से तीनों दादी पोती आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थी। वहीं दूर खड़ी श्रुति किचन में सबके लिए चाय बना रही थी और वह चाय बनाकर लेकर आती है तो उसके हाथ से चाय गिर जाती है और चाय गिरने की वजह से जो भी शॉपिंग का सामान था वह सब खराब हो जाता है और कृति का थोड़ा सा हाथ भी जल जाता है। यह देखकर दादी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वह श्रुति को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मनहूस, मेरी बेटी का हाथ जला दिया। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू मेरी दोनों पोतियों से जलती है, कि मैं इनसे प्यार करती हूँ ना, तुझसे नहीं करती। तुझसे मेरी पोतियों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। मेरी बच्ची को कितना दर्द हो रहा होगा। चल जल्दी से ठंडा पानी लेकर आ। मनहूस, पता नहीं इंसान है या फिर डायन, कितने लोगों को खाकर तेरा पेट भरेगा। पहले तूने मेरे बेटे और बहू को खा लिया और अब मेरी पोतियों को भी मारना चाहती है। मनहूस, दादी, यह आप क्या हमेशा मुझे मनहूस मनहूस कहती रहती हैं? आखिर मेरी वजह से कैसे माँ पिताजी मर सकते हैं? वह तो एक कार एक्सीडेंट था और वैसे भी मैंने पढ़ा है मौत को कोई नहीं रोक सकता। जब जिसकी आनी होती है वह आकर ही रहती है, किसी की वजह से कोई नहीं मरता। दादी, आप इतनी छोटी बात क्यों नहीं समझती? मैं मनहूस नहीं हूँ, आप हमेशा मुझे मनहूस समझती हैं, मुझे प्यार नहीं करती। मैं भी आपकी प्यार की एक झलक पाने के लिए कितना सब कुछ करती हूँ, आपकी हर बात मानती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे गलत समझती हैं। प्रीति और कृति से कितना सारा प्यार करती हैं, सारा दिन ये शॉपिंग करती हैं, दोस्तों के साथ घूमती हैं, आपकी बात भी नहीं सुनती, फिर भी आपको उन्हीं से प्यार क्यों? दादी जी, इतना भेदभाव क्यों दादी? मैं आज भी उस दिन को भूली नहीं हूँ जिस दिन वह तेरे बर्थडे वाले दिन तेरा केक लेने गए थे और उस एक्सीडेंट में दोनों बहू और बेटे चले गए। तेरी वजह से बाहर गए और तेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ, इसलिए तू मनहूस है। प्रीति और कृति का तू मुकाबला नहीं कर सकती, वह दोनों तो मेरी आंखों की ठंडक है और तू मेरा दिल जलाती है। तुझे देखने का भी दिल नहीं चाहता। हट जा मेरी आंखों से, दूर हो जा, चली जा यहाँ से। बेचारी श्रुति रोते हुए वहाँ से आ जाती है और घर का सारा काम करने के बाद अपने रूम में जाकर अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। माँ पिताजी, आखिर कब तक दादी जी मुझे मनहूस समझती रहेंगी, मुझसे प्यार नहीं करेंगी? देखिए वो मुझे मनहूस समझती है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं दिलवाती। मेरे पास ना अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छा मेकअप है, ना कोई और सामान। प्रीति और कृति से कितना ज्यादा प्यार करती है, उन्हें 50,000 रुपए यूं ही दे देती है शॉपिंग करने के लिए और खुद भी इतने सारे शॉपिंग करके लेकर आती है। वह दोनों फुल एंजॉय कर रही है अपने दोस्तों के साथ और मैं दादी को खुश करने के लिए घर का सारा काम करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ ताकि वह मुझसे प्यार करने लगे, लेकिन ये सब बेकार है। वह मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगी, कभी प्यार नहीं करेंगी।
इस तरह से श्रुति अपने माता पिता को याद करते हुए रोते रोते सो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अचानक दादी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वह कृति और प्रीति को अपने पास बुलाती हैं और उनसे कहती हैं, प्रीति और कृति, मेरी प्यारी बच्चियों, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, इसलिए मैं तुम्हें जहाँ जाने के लिए कहूँगी तुम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओगी और तुम सारे मुश्किलों का सामना करके मेरे लिए जादुई सोने और चांदी की नील पॉलिश की नदी से जादुई नील पॉलिश लेकर आओगी। दादी, आप क्या कह रही हैं? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जादुई नील पॉलिश, मुश्किलों का सामना, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए ना। बेटा, मैंने सुना है हमारे गांव के बाहर जो जंगल है उसके पीछे एक पहाड़ है, वहाँ पर जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी बहती है। अगर तुम वहाँ से जादुई नेल पॉलिश लेकर आ जाओगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरे हाथ नहीं उठ पा रहे, उसे लगाते ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। क्या बेटा, तुम वहाँ जाकर वह लेकर आ सकती हो? वहाँ जाना इतना आसान नहीं है, तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अपनी दादी की बात सुनकर कृति और प्रीति घर से बाहर निकल जाती हैं और दादी को ऐसा लगता है कि उसकी दोनों पोतियां उसकी कितनी बात मानती हैं। तुरंत कहते ही वह चली गई, लेकिन बाहर जाकर दोनों बहनें आपस में बातें करती हैं। कृति, दादी बता रही थी वहाँ जाने पर रिस्क है, हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दादी की तो अब उम्र हो चुकी है, उन्हें चलने की क्या जरूरत? घर का काम करने के लिए वह है ना नौकरानी श्रुति, और बाहर की बागडोर हमने संभाल रखी है। हम दोनों बहन है ना, अब हम उस बुढ़िया के लिए क्यों फालतू में रिस्क उठाएं? प्रीति क्या कहती है? मैं सही कह रही हूँ ना? हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। हाँ प्रीति, तो कह तो बिल्कुल सही रही है। और वैसे भी हमारे गांव के जंगल कितने ज्यादा खतरनाक हैं, वहाँ पर कितने खतरनाक सांप और बिच्छू रहते हैं। ना बाबा ना, मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे जीना है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है। दादी की तो उम्र हो चुकी है, अब हम उनके लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालें? और वैसे भी प्रीति, आज हमारा दोस्तों के साथ पार्टी करने का प्लान है, तो चल हम पार्टी करने चलते हैं। और दादी से आकर झूठ बोल देंगे, ड्रामा कर देंगे कि हम वहाँ पर गए थे, हमें नहीं मिली। और वैसे भी बेचारे हम पर आँख बंद करके भरोसा करती हैं, हमारी बातों में यूं ही आ जाएंगे। हमसे ये प्यार जो इतना ज्यादा करती है। इस तरह से दोनों हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह सारी बातें श्रुति सुन लेती है और वह दोनों के पास आती है और दोनों को एक एक जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, प्रीति और कृति, तुम जैसा मतलबी और स्वार्थी इंसान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। दादी तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है, तुम पर कितना ज्यादा भरोसा करती है, और तुम उन्हें धोखा देने की बात कर रही हो। जिन्होंने तुम्हें इतना प्यार दिया, क्या तुम उनके लिए इतना सा काम नहीं कर सकती? सुन बहन जी, अगर तुझे इतना शौक है ना उस बुढ़िया की मदद करने का, तो तू जाकर लिया जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश। हमें कोई शौक नहीं है मरने का उस बुढ़िया की वजह से। वैसे भी उसकी तो उम्र हो चुकी है, हम अपनी जान खतरे में क्यों डालें? चल कृति, हमें देर हो रही है पार्टी में जाने के लिए। ऐसा कहकर प्रीति और कृति वहाँ से चली जाती हैं। तभी श्रुति सोचती है, दादी को मैं इतने दर्द में नहीं देख सकती, उन्हें कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। मुझे जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश लेकर ही आनी होगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़ जाए। मैं मेरी दादी को तकलीफ में नहीं देख सकती। ऐसा सोचकर श्रुति जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश लेने के लिए निकल जाती है। उस घने जंगल में उसे एक बहुत खतरनाक भालू नजर आता है जो श्रुति की तरफ हमला करने वाला होता है। तभी श्रुति अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। कुछ दूर और चलने के बाद उसे दो जहरीले सांप मिलते हैं। श्रुति उनसे भी अपनी जान बचाकर निकल जाती है। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद उसे जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी मिल जाती है। और जैसे ही वह जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश लेने वाली ही होती है, तभी वहाँ पर एक बहुत खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और वह श्रुति से कहती है, बेवकूफ लड़की, तूने यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की? क्या तुझे पता नहीं यहाँ आना मना है? यहाँ इंसान आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते मेरी मर्जी से हैं। और मेरी मर्जी उस इंसान को भेजने के लिए नहीं होती, उसे खाने की होती है। अब मैं तुझे तलकर, भूनकर, नमक मिर्च डालकर बहुत मजे से खाऊंगी। कोई यहाँ आने की गलती नहीं करता, तूने बहुत बड़ी गलती की है बेवकूफ लड़की, अब मैं तुझे खा जाऊंगी।
चुड़ैल जी, आप मुझे पाना चाहती है ना, खाना चाहती है ना, तो खा लेना, लेकिन अभी मुझे मेरी दादी के लिए इस जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश दे दो, ताकि मेरी दादी इसे लगाकर ठीक हो जाए। वह काफी समय से चल नहीं पा रही, अपने हाथ से खाना नहीं खा पा रही, वह बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत दर्द में है। कृपया करके मेरी दादी के लिए जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश दे दो। मैं आपसे वादा करती हूँ, अपनी दादी को जादुई नेल पॉलिश देकर मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। कृपया करके मेरी मदद करो। वैसे तो मैं इंसानों पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि वह भरोसे के लायक नहीं होते, लेकिन तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारा दर्द मुझे तुम पर भरोसा करने पर मजबूर कर रहा है। ठीक है, तुम इस नदी से एक जादुई सोने की नेल पॉलिश और दूसरी जादुई चांदी की नेल पॉलिश लेकर जा सकती हो। जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की मदद से तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन जैसा तुमने मुझसे वादा किया है, अपना वादा पूरा करना, ठीक है? चुड़ैल की बातें सुनकर श्रुति खुश हो जाती है और वह जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई सोने और चांदी की एक एक नेल पॉलिश लेकर घर वापस जा रही थी। तभी रास्ते में उसे कृति और प्रीति मिलती हैं और वह उससे जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश लेकर घर चली जाती हैं और अपनी दादी से कहती हैं, यह लीजिए दादी, जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश। हम बहुत मुश्किलों का सामना करके आपके लिए यह लेकर आए हैं। हमारी जान जाने वाली थी, लेकिन हमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और आपके लिए जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश लेकर आए हैं। यह लीजिए, जल्दी से लगा लीजिए। दादी जैसे ही वह जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश अपने हाथों और पैरों पर लगाती हैं, तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाती हैं। उनके हाथ और पैर हिलने लगते हैं। तभी दादी उठने के बाद कृति और प्रीति को जोर से थप्पड़ मारती हैं और उनसे कहती हैं, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? ये बाल क्या मैंने धूप में सफेद किए हैं? मुझे पता नहीं कि यह जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश अपनी जान पर खेलकर कौन लेकर आया? श्रुति बेटा, आओ मेरे पास आओ। मैंने हीरे को पहचानने में कितनी ज्यादा गलती कर दी। हीरे को पत्थर और पत्थर को हीरा समझ बैठी। प्रीति और कृति, जो भी जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी के पास जाता है तो उसकी तस्वीर उसके सामने आ जाती है। श्रुति बेटा, तुमने उस चुड़ैल से वादा क्यों किया? अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। हो सके तो मुझे माफ कर दो। तुम कितनी अच्छी हो बेटा। दादी, कोई बात नहीं, मुझे आपका प्यार मिल गया, मानो दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं कि अब मुझे मेरी जान देनी पड़ेगी। आप खुश हैं, आप मुझसे प्यार करती हैं, मेरे लिए यही काफी है। श्रुति ऐसा कह ही रही थी, तभी वहाँ पर एक परी आती है और वह श्रुति से कहती है, श्रुति, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस जंगल के रास्ते लोगों को परेशान करके चुड़ैल बनकर उनकी परीक्षा लेती हूँ। तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो, तुम बहुत अच्छी हो। अब तुम सारी जिंदगी अपनी दादी के साथ हंसी खुशी रह सकती हो। ऐसा कहकर वह परी वहाँ से चली जाती है। तभी दादी कृति और प्रीति से कहती हैं, प्रीति और कृति, बहुत ऐश की काट ली तुमने। अब तुम्हें सीधा करने का समय आ गया। अब तुम दोनों स्टोर रूम में रहोगी। तुम्हारी पॉकेट मनी बिल्कुल बंद। अब तुम बाहर भी नहीं जाओगी। अब घर में रहकर घर का सारा काम करोगी। समझ आ रही है? इसी तरह तुम सीधी होगी। इस तरह से दादी प्रीति और कृति को पनिशमेंट देती हैं, उनसे घर का सारा काम करवाती हैं और इसी तरह श्रुति के अच्छे स्वभाव और नेक दिल की वजह से उसे जादुई सोने और चांदी की नेल पॉलिश की नदी से जादुई नेल पॉलिश मिली, जिसकी मदद से उसे अपनी दादी का प्यार मिल गया, जिसके लिए वह बचपन से तरस रही थी और अपनी दादी के साथ वह एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। रौनकपुर गांव में गंगा अपनी जुड़वा बेटियां रानी और मुस्कान के साथ रहती थी। रानी और मुस्कान बहुत छोटी थी, तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद गंगा ने ही बहुत ही मेहनत से दिन रात दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया था। धीरे धीरे उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो गई। वो जब अपनी माँ को इतना मेहनत करते हुए देखती तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता था। रानी, मुस्कान, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी बेटा। आई माँ, जल्दी से तुम दोनों नाश्ता कर लो। मैं सेठ के घर जा रही हूँ, रात को देर से घर आऊंगी। आज सेठ की बेटी का जन्मदिन है तो मुझे बहुत सारे काम है। माँ,
हमारा जन्मदिन कब आता है? माँ, आपने तो कभी हम दोनों का जन्मदिन नहीं मनाया। मुस्कान, जन्मदिन सिर्फ बड़े लोगों के लिए होता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? माँ कितनी मुश्किल से घर की जरूरतों को पूरा करती है ना माँ? मेरी बेटी से ये किसने कहा कि जन्मदिन सिर्फ बड़े लोग ही मनाते हैं? अरे, मेरी दोनों राजकुमारियाँ क्या किसी से कम है? वो तो मुझे समय नहीं मिलता, इसलिए मैंने कभी तुम दोनों का जन्मदिन नहीं मनाया। इस बार देखना, मैं कितने धूमधाम से तुम दोनों का जन्मदिन मनाऊंगी। क्या सच में माँ? और आप हमारे लिए वो बड़ा सा केक भी लेकर आओगे? हाँ बेटी, मैं केक भी लेकर आऊंगी। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना और शाम को दोनों बहन घर में ही रहना। ठीक है माँ। गंगा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की पूरी कोशिश किया करती थी। एक दिन सुबह सुबह गंगा अपनी बेटियों से कहती है, मेरी दोनों बेटियों को जन्मदिन की खूब सारी बधाइयाँ। भगवान तुम दोनों को लंबी उम्र दे। माँ, आज हम दोनों का जन्मदिन है। हाँ बेटी। माँ, आपको याद था आज हमारा जन्मदिन है? भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? माँ कभी अपने बच्चों की खुशियाँ भूलती है क्या? अब चलो, दोनों अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाओ। मैं शहर जा रही हूँ तुम दोनों के लिए केक लेने, फिर साथ मिलकर धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे। माँ की बात को सुनकर खुशी और मुस्कान बहुत ही ज्यादा खुश हुई। गंगा अपनी बेटी के लिए केक लेने शहर की ओर जाने लगती है। उसके गांव से शहर के बीच एक घना जंगल पड़ता था। गंगा शहर से केक लेकर जब वापस लौट रही थी, तभी उसे बहुत तेज प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाती है। गंगा वहीं पास ही केक रखकर नदी से पानी पी रही थी, तभी उसे एक जहरीला सांप काट लेता है और वो दर्द से छटपटाने लगती है। गंगा की आवाज सुनकर वहीं से गुजर रही मोना जादूगरनी को उस पर दया आ जाती है और वो उसके पास जाती है। अरे, आपको तो किसी जहरीले सांप ने काटा है, मैं अभी इस पर जड़ी बूटी लगा देती हूँ। उसका कोई फायदा नहीं है जादूगरनी जी, मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे तो बस अपनी दोनों बेटियों की चिंता हो रही है। जादूगरनी जी, आप मेरी एक मदद कर दीजिएगा। कहो, क्या मदद चाहिए? आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे मरने के बाद मेरी दोनों बेटियों का ख्याल रखेंगी। प्लीज वादा कीजिए। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी दोनों बेटियों का ख्याल रखूंगी। आप चिंता मत करो, आपको कुछ भी नहीं होगा। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आप मेरी तरफ से ये केक उसे दे दीजिएगा। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो मेरी बेटियाँ, हमेशा खुश रहना। इतना बोलकर गंगा ने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। यह सब देखकर मोना जादूगरनी को बहुत ही दुख हुआ और वह केक लेकर खुशी और मुस्कान के घर पहुंच गई। जादूगरनी को देखकर दोनों बहनें चौंक गईं। आप कौन है और मेरी माँ कहाँ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताइए ना, मेरी माँ कहाँ है? मैं मोना जादूगरनी हूँ। मुझे तुम्हारी माँ तुम दोनों की सहायता के लिए यहाँ भेजी है। तुम दोनों बहुत ही खुशकिस्मत हो, तुम्हें गंगा जैसी माँ मिली, लेकिन अफसोस वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और फिर जादूगरनी ने जंगल में जो हुआ वह सब उसे बताया। यह सुनकर दोनों बहनें रोने लगी। अब तो हम अनाथ हो गए, अब हम माँ के बिना कैसे रहेंगे? माँ के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ ऐसे हमें छोड़कर क्यों चली गई? माँ, जीवन और मृत्यु पर किसी का जोर नहीं है बेटी, ये तो विधि का विधान है। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन जाना ही होगा। अब चलो अपने आंसू पोंछो। अपनी बेटियों की आंखों में इस तरह आंसू देखकर तुम्हारी माँ भी ऊपर भगवान के पास रोएगी, इसलिए चुप हो जाओ। ये देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। टन टन केक। मुझे ये केक नहीं चाहिए, इसी की वजह से माँ हमें छोड़कर चली गई। हाँ, अगर माँ ये केक लेने शहर नहीं जाती तो उनके साथ ये नहीं होता। मैं ये केक नहीं खाऊंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, मत खाओ, लेकिन इस केक को अपनी माँ की आखिरी निशानी समझकर इसे घर के पास तो रख ही सकती हो। केक का घर? मैं कुछ समझी नहीं, अभी समझाती हूँ। इतना बोलते ही जादूगर ने उस केक को एक विशाल केक के घर में बदल देती है। ये देखो बच्चियों, ये जादुई केक का घर है और अब से ये जादुई केक का घर तुम्हारा है। अब से तुम जो भी इस केक के घर से मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। अब से तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब तुम दोनों बहन अपना ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ। और हाँ,
जब कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। इतना बोलकर मोना जादूगरनी वहाँ से चली गई। उस दिन से खुशी और मुस्कान को जब भी किसी चीज की जरूरत होती जादुई केक घर से मांग लेती। अब उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। वे दोनों बहन बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिता रही थी। तभी एक दिन खुशी ने मुस्कान से कहा, मुस्कान, अब तो हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं सोच रही थी हमारे जैसे गांव में और भी कितने लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है। मैं सोच रही थी क्यों ना इस गांव वालों को भी इस जादुई केक के घर के बारे में बताया जाए, ताकि वो भी इस केक के घर से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। अरे वाह खुशी, इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। मैं अभी सबको जादुई केक घर के बारे में बता कर आती हूँ, ताकि उनकी परेशानी भी खत्म हो सके। ये सोचकर दोनों बहनों ने उस जादुई केक के घर के बारे में सभी गांव वालों को बता दिया। उस दिन से सभी गांव वाले जादुई केक घर के पास जाकर अपनी समस्या बताने लगे और जादुई केक घर भी उन गांव वालों की मदद करने लगा। धीरे धीरे सभी गांव वाले जादुई केक घर की तारीफ करने लगे। इस तरह से जादुई केक घर के अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड आ गया। उस जादूगरनी ने मुझे यहाँ किस मुसीबत में फंसा दिया है। पहले तो उसने मुझे सिर्फ इन दोनों बहनों की मदद करने को कहा था, लेकिन अब इन दोनों बहनों की वजह से मुझे पूरे गांव की मदद करनी पड़ रही है। जब देखो कोई ना कोई आकर मुझे परेशान ही करता रहता है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे गांव वाले मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर सके। उस दिन के बाद से जो भी गांव वाले जादुई केक घर के पास मदद मांगने जाते, तब जादुई केक का घर उस पर अत्याचार करने लगा। वो कभी किसी को पेड़ से उल्टा लटका देता, तो कभी किसी को हवा में उछालकर दूर फेंक देता। कुछ लोगों को तो वो बिजली के झटके भी देने लगा। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। उस घमंडी जादुई केक से सभी गांव वाले परेशान हो गए। फिर एक दिन सभी गांव वाले मिलकर उन दोनों बहनों के पास गए और उनसे बोले, बेटी, तुमने जो हमें जादुई केक के घर के बारे में बताया था, वो केक का घर तो हम पर बहुत अत्याचार कर रहा है। तुम दोनों बहन कृपया करके हमें उस जादुई घमंडी केक के घर से बचा लो बेटी। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गई। फिर खुशी उन गांव वालों से बोली, जिस जादूगरनी ने मुझे यह केक दिया था, उन्होंने मुझसे कहा था जब भी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। रुकिए, मैं उन्हें बुलाने की कोशिश करती हूँ। इतना कहकर दोनों बहनें जादूगरनी को मन ही मन याद करने लगी। पलक झपकते ही जादूगरनी वहाँ प्रकट हो गई। तब दोनों बहनों ने जादूगरनी को सब कुछ बताया। यह सब सुनकर जादूगरनी ने कहा, उस जादुई केक घर ने आप लोगों के साथ जो कुछ भी किया वह बहुत ही गलत है। मैं अभी उस जादुई केक घर का घमंड खत्म करती हूँ। ये बोलकर जादूगरनी जैसे ही उस जादुई केक घर के पास गई, घमंड में चूर जादुई केक घर ने जादूगरनी पर भी हमला करने की कोशिश किया। तब जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और जादुई केक घर को वहीं पर जलाकर राख कर दिया। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत ही खुश हो गए। फिर जादूगरनी उन गांव वालों से बोली, आप सभी गांव वालों ने इस पेड़ पर जो जादुई केक का घर था उस पर पूरी तरह निर्भर हो गए, इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा हुआ। अब से आप सब खुद ही अपनी समस्याओं का हल करना। अगर आप सबको कभी ज्यादा परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना। मैं खुद आप लोगों की मदद करने यहाँ आ जाया करूँगी। इतना बोलकर जादूगरनी वहाँ से चली गई और उस दिन के बाद से सभी गांव वाले खुद ही मेहनत करके खाने लगे। कभी उन्हें ज्यादा दिक्कत होती तो वो जादूगरनी को याद कर लिया करते। साथ ही खुशी और मुस्कान भी गांव वालों की हर संभव मदद कर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।